तरीके का माहौल इस वक्त दिखाई पड़ रहा है पांचों राज्यों के लिहाज से, और तस्वीर क्या बनती बिगड़ती दिखाई दे सकती है। ममता बनर्जी के लिए बड़ी कठिन चुनौती है और बीजेपी के लिए भी उतनी ही कठिन चुनौती है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा लग रहा था कि बीजेपी करीब करीब अगर सत्ता में नहीं पहुंची तो 3 फिगर में पहुंच जाएगी। 30% मुस्लिम आबादी वाला प्रदेश, वहाँ ध्रुवीकरण को मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ना बनाए या फिर तृणमूल कांग्रेस ना बनाए, ऐसा हो नहीं सकता। बीजेपी की तैयारी तगड़ी हो चुकी। मुझे लगता है बीजेपी इस बार एंटी इनकम्बेंसी और जो असंतोष है वहाँ, जो कि 15 साल की जो गवर्नेंस है उसको लेके मिडिल क्लास को खास टारगेट कर रही है। मिडिल क्लास जो है कि रिलीजन के मामले पे कभी नहीं वो ये होता है कि बढ़ता है, तो उनको उनके जो मुद्दे इस समय करें उस पर फोकस करके वो अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। बाकी सारी पार्टियां, मतलब बीजेपी के अलावा बाकी जो भी वहाँ पे दल है, कांग्रेस हो गई, लेफ्ट हो गए, वो जिस क्लास के छात्र हैं, ममता बनर्जी उस स्कूल की प्रिंसिपल है। तो भारतीय जनता पार्टी का स्वाभाविक रूप से सपना होना चाहिए कि कांग्रेस वहाँ हो गया, लेफ्ट हो गई, फिर बीच में ममता आ गई, हमारा शासन नहीं हुआ। बंगाल में ममता बनर्जी एक बहुत मजबूत लीडर है और जमीन से जुड़ी हुई है और बंगाली अस्मिता उन्होंने अपने साथ जोड़ रखी है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। मेहमानों से परिचय कराते हैं, फिर जरा राजनीतिक गलियारों में हो रही हलचल का जिक्र करेंगे और वहां के हो रहे घटनाक्रम का विश्लेषण करेंगे। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, पीयूष पंत जी हमारे साथ हैं, अजय सेतिया जी हैं, अनुराग वर्मा जी हैं, अवधेश कुमार जी हैं और विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले अगर आप देखिए तो इस हफ्ते 5 राज्यों के जो चुनाव हैं उसकी जो तारीखों का ऐलान हुआ, उसके साथ ही सियासी फिजाएं जो हैं वो एकदम आरोप प्रत्यारोप की पूरी जो एक तरीके से कह लीजिए कि माहौल से रंग गई। अब बंगाल में अगर आप देखिए तो बंगाल में बीजेपी बनाम ममता बनर्जी ऐसी तस्वीर दिखती है। तमिलनाडु में भी तस्वीर वैसी ही नजर आती है। इसके बाद केरल की अगर बात करें तो वहां पे जो लेफ्ट और कांग्रेस के बीच की तैयारी है वो दिखाई पड़ती है। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति और बीजेपी अपना विस्तार किस तरीके से करे, इस पर भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। पुडुचेरी एक छोटा राज्य है, छोटा प्रदेश है, लेकिन सियासत वहां भी खूब हो रही है। इसी का विश्लेषण करेंगे, किस तरीके का माहौल इस वक्त दिखाई पड़ रहा है पांचों राज्यों के लिहाज से, और तस्वीर क्या बनती बिगड़ती दिखाई दे सकती है। पहले दौर में मेहमानों के साथ बंगाल पर चर्चा करेंगे और दूसरे दौर में बाकी राज्यों पर बात होगी, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी ने अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी कर दिया है 10 बड़े वादों के साथ। शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों से लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ममता फिर से खेला करने के मूड में है या बीजेपी अपने विस्तार वाली राजनीति को वहां परफेक्टली कर पाएगी इस चुनाव में? यही आज चर्चा का विषय है, यही आज विश्लेषण का विषय है। शुरुआत रामकृपाल सिंह जी से। सर, ममता बनाम बीजेपी, तस्वीर तो एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। अमित शाह प्लानिंग कर रहे हैं, अमित शाह स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, शुभेंदु 2 सीटों से लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो बीजेपी ने अपनी प्लानिंग जो सीटों के लिहाज से की है या जो उनकी लिस्ट आई है उस हिसाब से दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि चिंता है टीएमसी और ममता के लिए तीसरी बार बंगाल को फतेह करना। देखिए प्रतीक्षा जी, चिंता तो हर इलेक्शन में रहती है। जो भी पार्टी लड़ने जाती है, केवल उन पार्टियों को छोड़ करके जिन्हें पहले से ही पता है कि पराजय ही उनका प्रिय है, बाकी जो भी मैदान में होते हैं जिनमें प्रतिद्वंदिता है, कांटे की टक्कर है, तो चिंता तो उनको रहती ही है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं जो घोषणा हुई है उसमें एक चीज़ को मैं प्राथमिकता देता हूँ। बंगाल में जो हिंसा की संस्कृति रही है, जो सिद्धार्थ शंकर रे के ज़माने से, कांग्रेस के ज़माने से चलती आई, सीपीएम और टीएमसी, जितने भी इलेक्शंस देखिए, चाहे वो 8 फेज में होते हों, 7 फेज में होते हों, हर फेज में हिंसा की खबरें मिलती थी। इस हिंसा की जो एक तरह से सत्ता ने ही हिंसा को स्वीकृति दी हुई है वहाँ पे, जिस तरह से हुआ, अगर सचमुच में वहाँ के शासन प्रशासन चाहते कि ऐसा ना हो, लेकिन मुझे लगा कि वो हिंसा का सहारा लेकर के उनको वोट में मदद मिलती है। उसका मुकाबला करने की कोशिश एक शुरुआत की है खुद इलेक्शन कमीशन ने। ये जो 2 फेज में कर दिया, क्योंकि
देखिए, जब 7 फेज में होता था तब भी कोई ऐसा फेज नहीं रहा है जिसमें हिंसा न हुई हो। इवन जो निकायों के चुनाव, ग्राम सभाओं के जो चुनाव होते थे, आप उसमें देखिए कि क्या हुआ, नामांकन तक लोग नहीं भर पाते थे। तो मेरा कहना है कि आगे जो भी होगा, एक शुरुआत चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी की है, जो इनको सारा समेट दिया है 2 फेज़ में। और मुझको लगता है ऐसा है कि 2 फेज़ में मैं आशावादी हूँ। शायद पिछली बारों की तरह इस बार कहीं ना कहीं हिंसा पर नकेल लगेगी। तो एक तो अच्छी बात ये है। ये भी है। अब रही बात, देखिए, अब टू अर्ली है। ममता बनर्जी के लिए बड़ी कठिन चुनौती है और बीजेपी के लिए भी उतनी ही कठिन चुनौती है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा लग रहा था कि बीजेपी करीब करीब अगर सत्ता में नहीं पहुंची तो 3 फिगर में पहुंच जाएगी। तो कई लोग ये कह सकते हैं कि बीजेपी असफल रही, लेकिन मैं उसको इस बड़ी सफलता इसलिए मानता हूं कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में कम से कम ये काम किया कि 2 राष्ट्रीय पार्टियां जिन्होंने सबसे लंबे समय तक बंगाल में राज किया था, वो कांग्रेस पार्टी थी और सीपीएम थी, जिन्होंने, ममता बनर्जी तो मान लीजिए कितना 15 साल या जो भी हो, इसके अलावा तो वही 2 पार्टियां रहीं। उन दोनों पार्टियों को विधानसभा चुनाव में 0 पर ला देना, ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ ये पिछले चुनाव में बीजेपी की बहुत बड़ी सफलता थी। सिर्फ सत्ता पाना ही सफलता नहीं होती है। 3 से 73 पर पहुँचे, अब शायद 77 है वो। तो आप सोचिए कि 2 राष्ट्रीय पार्टियों को निकाल करके कम से कम बीजेपी के सामने अब एक क्षेत्रीय पार्टी मुकाबला करने के लिए रह गई है। मैं नहीं कहता हूं कि इस बार कौन सफल होगा कौन असफल होगा, लेकिन निश्चित तौर पर अगर बीजेपी 3 से 77 पहुंची है तो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती की है। बात है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। अजय सर, इस बार भी बंगाल में मुद्दा बंगाली अस्मिता और इस तरीके की बातें खूब दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन हम लगातार पिछले जितने समय से भी बंगाल का चुनाव देखते हैं वो ध्रुवीकरण के ही इर्द गिर्द घूमता है। क्या लग रहा है इस बार किस तरह का मुद्दा वो होगा, क्योंकि बीजेपी इस बार चाहती है सत्ता तक पहुंचना और चुनौती ममता के लिए तो है, जैसा कि रामकृपाल सर ने भी कहा। तो मुद्दे इस बार क्या होंगे? क्या वो क्षेत्रीय मुद्दे, बंगाली अस्मिता जो हमेशा से ममता बनर्जी कहती रही हैं, वही इफेक्टिव होगा या ध्रुवीकरण फिर दिखे? देखिए, चाहती तो हर पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो चाहती है कि वह सत्ता तक पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी बहुत प्रयास किया और ऐसा नहीं है कि पिछली बार कड़ा मुकाबला नहीं हुआ था। ये बात सही है कि भाजपा 77 पर आकर के अटक गई, आगे नहीं बढ़ सकी। इस बार उससे कड़ा मुकाबला है, ज़्यादा कड़ा मुकाबला है। आपको देखना होगा कि 1996 में जब भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पटल पर अपनी भूमिका 2 से 96 के आसपास तक ले गई थी और उसके बाद लगातार बढ़ती चली गई, और उसी तरह हम देखें अगर बंगाल में 77 तक पहुंची है तो इस बार निश्चित रूप से उसे आगे तो बढ़ना ही है, 100 क्रॉस तो होना ही है। और हो सकता है कि कड़ा मुकाबला आते आते हो जाए, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। आने वाले समय में क्या क्या विषय बनते हैं, क्या क्या विषय नहीं बनते हैं, ध्रुवीकरण तो विषय होगा ही, उसमें तो कोई आशंका हमको रहनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि 30% मुस्लिम आबादी वाला प्रदेश, वहाँ ध्रुवीकरण को मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ना बनाए या फिर तृणमूल कांग्रेस ना बनाए, ऐसा हो नहीं सकता। और 30% वोटों पर कब्जा करके जब ममता बनर्जी पहले से बैठी हुई है तो ऐसा लगता है कि पलड़ा उसका भारी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। हमने देखा कि 35% मुस्लिम आबादी वाले असम में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 बार जीती है। तो क्या हो सकता है अगर ध्रुवीकरण पिछली बार जैसे पूरी तरह नहीं हुआ, इस बार अगर ध्रुवीकरण पूरी तरह हो जाता है, जिसकी संभावनाएं अब बढ़ रही हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा करिश्मा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में भी सत्तासीन हो जाए। भाजपा बढ़ रही है बावजूद इसके कि विपक्ष मजबूत हुआ है पिछले 2 सालों में। जब से 2023 में ये नया गठबंधन बना है, तब से पूरे देश में एक इस तरह की हवा बनी है कि मोदी का मुकाबला करने के लिए गठबंधन है। वैसी स्थिति अगर हम देखें तो बंगाल में नहीं लग रही है, क्योंकि बंगाल में कम्युनिस्ट अलग हैं, कांग्रेस अलग हैं, और जैसे कि रामकृपाल जी ने कहा, उनको तो पिछली बार ही चुनाव में ख़त्म ही कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो अब पूरे देश में, चाहे वह बंगाल हो
और आने वाले समय में चाहे हम तमिलनाडु देखें या केरल देखें, वहाँ पर भी भाजपा ने अपना टारगेट बनाया है। तो धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि जैसे कांग्रेस को रिप्लेस भारतीय जनता पार्टी ने किया है, प्रदेशों में भी जो राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियां हैं वहाँ पर देखिए बिहार में क्या हो गया। बिहार में क्षेत्रीय पार्टियों का लंबे समय से शासन रहा, आप देखिए 1970 से समझ लीजिए, तो उसको भी अब भारतीय जनता पार्टी ने पलट दिया है, उसका मुख्यमंत्री बनने जा रहा है पहली बार। तो भाजपा अपने टारगेट की तरफ बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, और जहां पर जो विषय लाना जरूरी हो वो विषय ला रही है, और जहां से दूसरे दल से किसी मजबूत नेता को लाना है वो लाने की कोशिश कर रही है, ला भी रही है। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी अपने टारगेट पर आगे बढ़ रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल इस बार बहुत ही कड़े संघर्ष में से गुजरेगा। और जहां तक हिंसा का सवाल है तो हिंसा होनी है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। पिछली बार तो चुनाव के बाद भी बहुत हिंसा हुई, तो हिंसा होती है बंगाल जैसे राज्य में। बिहार जैसे राज्य में देखिए अब इस बार हिंसा बिल्कुल नहीं हुई। तो हिंसा पर काबू जो है चुनाव आयोग अपनी रणनीति से पा रहा है। दो दौर का चुनाव करना निश्चित रूप से सारी पार्टियों ने मांग भी की थी कि कम दौर में चुनाव किया जाए। होता यह है कि चुनाव में कुछ एक वर्ग होता है जिसे कहते हैं कि गुंडा वर्ग आप कह लीजिए, जिसका उपयोग सत्ताधारी पार्टियां करती है। विपक्ष की पार्टियां भी कई कई जगह पर करती हैं, और उनको फिर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जाता है वोटिंग से ठीक पहले। तो वो इस बार थोड़ा कम हो जाएगा। उसकी भी एक जो है चुनाव आयोग ने निश्चित रूप से दिमाग में रखा होगा कि ये इस तरह का गुंडा तत्व जो है वो चुनाव पर भारी ना हो पाए। जैसा पिछली बार देखा कि वोटिंग मशीन ही बंगाल में कई जगह पर उठा करके ले गए थे और सड़क पर फेंक दी गई थी। पहले हम सुनते थे कि बैलेट बॉक्स लूट लिया गया, और पिछली बार तो बंगाल में वोटिंग मशीन ही लूट ली गई थी। करने जो जा रहे थे उन्हें नहीं जाने दे रहे थे, नामांकन नहीं भरने, बहुत सारी चीजें हुई। तो इस बार मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने जिस प्रकार बाहरी अधिकारियों को वहां पर भेजा है, तो जो लोकल नियंत्रण सत्ताधारी पार्टी का रहता है प्रशासन पर, वो भी इस बार कम होगा। उसका भी एक निष्पक्ष चुनाव कराने में लाभ हो सकता है। पीयूष सर, SIR, भ्रष्टाचार, आईपैक, ये सारी इस बार बंगाल के चुनाव में खूब चर्चा का विषय रहे। ममता के लिए ये सारे मुद्दे कितनी चुनौती वाले हैं? क्योंकि अभी शुभेंदु जहां भी जा रहे हैं, मतलब चूंकि उनके बरक्स वही खड़े हैं, तो जहां भी जा रहे हैं तो वो वही बात कह रहे हैं कि वो पूरा भ्रष्ट है, तंत्र भ्रष्ट है, यानी वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। और ममता इधर SIR का मुद्दा हमेशा से लेके, वो तो दिल्ली तक आ गई थी, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, काला कोट तक पहन ली। वो जो सारे मुद्दे हैं वो कितने इफेक्टिव होंगे बंगाल ममता के लिए? देखिए, ममता बनर्जी, भ्रष्टाचार तो देखिए ये मुद्दा है कि जो लगता है अगर आप लंबे समय तक शासन में रहते हैं तो हमारे जो भारतीय राजनीति है, जो भारतीय व्यवस्था है, वो भ्रष्टाचार का शिकार होती है। हर राज्य में हमने ये देखा है। उससे निजात पाना मुझे तो लगता है अभी तक बहुत मुश्किल है। कोई भी पार्टी कितना भी दावा करती है ईमानदारी का, अब केंद्र से लेके आप राज्यों तक चले जाइए, लेकिन वो शासन करते करते वो पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती है। ये एक वस्तु स्थिति है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन वो चुनाव के पहले हमेशा ये एक मुद्दा बनाया जाता है, क्योंकि वो जनता को कहीं ना कहीं कचोटता है कि हाँ भ्रष्टाचार बहुत है, वो फेस करता है डेली। तो वो तो एक है, लेकिन ममता निश्चित रूप से उसका शिकार ममता बनर्जी हो सकती हैं। ये मुद्दा बढ़ सकता है क्योंकि एक असंतोष है, जो मिडिल क्लास है उसमें, एम्प्लॉयज़ हैं उनमें असंतोष है, और आम पब्लिक में भी है। क्योंकि देखिए एंटी इनकम्बेंसी तो होती है, वो एक टायर्डनेस, एक फटीग आ जाती है। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो सरकारी व्यवस्था, पूरी शासन व्यवस्था होती है, वो कहीं ना कहीं जो है कि रिस्पॉन्सिव उतनी नहीं रह पाती पीपल्स के प्रति जितना उसको होना चाहिए, क्योंकि एक लेथार्जी भी आती है वहाँ पे, और उनको लगता है कि चलो लौट के आ ही रहे हैं, हम आ ही रहे हैं। तो वो उस तरीके से वो अपने को सोचते हैं कि अब हमें रिस्पॉन्सिव होने का कोई बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये फैक्टर्स होते जो काम करते हैं। तो मुझे लगता है वो एक मुद्दा बनेगा। भारतीय जनता पार्टी उसको बनाना भी चाह रही है, और वो कुछ है, जैसे मैंने आपसे कहा कि सभी सरकारों को ये झेलना पड़ता है और उसकी शिकार होती है। शिकार क्या होती है? वो प्रेशर भी देती है, मैं तो ये कहूँगा। तो बाकी देखिए, ममता बनर्जी निश्चित रूप से SIR बहुत बड़ा मुद्दा है उनके लिए, और SIR में अभी तक वो लगातार बैठी रहीं। जब ये भी कहा कि ममता बनर्जी आई नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो जो है कि वहाँ पे बैठी हुई थी ताकि जो लिस्ट में जो नाम कट रहे हैं उनको लेके, तो वो वहाँ पे नहीं, तो जनता से कनेक्ट होने का। और जो उनको लग रहा है भवानीपुर में ही जहाँ से वो लड़ रही हैं, वहाँ से लगभग जो है कि आप देखिए 45 क्या मतलब 60-70 हज़ार जो है
नाम कट गए हैं वो, तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये SIR को लेकर। और लगातार उन्होंने ये उस पर एक लड़ाई उन्होंने लड़ी है, ये दिखाया। जबकि हमने बिहार में देखा ऐसा कांग्रेस ने बहुत मुद्दा उठाया, लेकिन कांग्रेस के जो नेता थे वो कहीं इस तरह से न तो दिखाई धरना पे नहीं बैठे, न जनता के साथ खड़े दिखाई दिए। जिनके साथ जाती हुई थी, जिनके नाम कटे थे, उनको लेके आगे आने तक भी उन्होंने नहीं कोशिश करी। लेकिन ममता बनर्जी इस मामले में अपना कनेक्ट उन्होंने बनाया है और इसको एक बड़ा मुद्दा उन्होंने बनाया है, जो ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बात हो रहा है कि एक कम्युनलाइज होगा या आप जो उसको बांटेंगे आपस में, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी होती है। लेकिन बंगाल इज़ डिफरेंट। बंगाल में जो देखिए मुस्लिम आबादी है ना, वो हर तरफ फैली हुई है। बंगाल जैसे बिहार की तरह नहीं है कि आप सीमांचल का हो गया या असम, आप देख ले असम का इलाका हो गया, तो वहाँ पे घुसपैठिए उतना बड़ा मुद्दा इसीलिए नहीं बन पाता है जितना कि जो है कि दूसरे राज्यों में बनता है। और वो पूरी स्प्रेड है मुस्लिम आबादी, तो इसीलिए वो एक तरफा चीज़ें नहीं हो पाती, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलती नहीं है। वंदे मातरम उन्होंने कोशिश करी है, वंदे मातरम का स्टैंजा ला के पूरे उसको बना दिया उन्होंने, एक ये कि नेशनल एंथम के बराबर ला के कि आप करना है, तो वो एक कोशिश है उनकी है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो फीडबैक लिया है इस बार, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल जा रही है। वो अपने इस प्लान को छोड़ के, क्योंकि उसको लगता है कि इससे हमें बहुत सफलता नहीं मिल रही बंगाल में। जो वहाँ मिडिल क्लास है खासकर, वो इन सब रिलीजियस और ध्रुवीकरण इन सब मामलों में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं होता है। तो मिडिल क्लास इस समय परेशान है। एक तो 7th पे कमीशन, जो उसका इम्प्लीमेंटेशन वहाँ नहीं हुआ है। दूसरा, जो एम्प्लॉयज़ के जो राइट्स है उनको लेके जो है वहाँ पे एक असंतोष है उनके बीच में। तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ फोकस कर रही है और उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप 1,30,000 व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए हैं, जो फीडबैक उनको मिलता रहे वहाँ से क्या क्या हो रहा है। तो अब वो ममता बनर्जी का जो मिस गवर्नेंस है उस पर ज़्यादा फोकस कर रही है। उसको लगता है कि सिर्फ ममता बनर्जी पे अटैक करके और ध्रुवीकरण करके उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो अब उन्होंने फोकस थोड़ा चेंज किया है। बीजेपी की तैयारी तगड़ी होती है। मुझे लगता है बीजेपी इस बार एंटी इनकम्बेंसी और जो असंतोष है वहाँ, जो कि 15 साल की जो गवर्नेंस है उसको लेके मिडिल क्लास को खास टारगेट कर रही है। मिडिल क्लास जो है कि रिलीजन के मामले पे कभी नहीं वो ये होता है कि बढ़ता है, तो उनको उनके जो मुद्दे इस समय करंट उस पर फोकस करके वो अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, ताकि वो इस बार जो है कि वो सत्ता में आ सकें। मुस्लिम वोटर्स जो टीएमसी के हमेशा के वोटर रहे हैं, हुमायूं कबीर, मस्जिद बाबरी, क्या ये सब इस तरीके से काम करेगी कि थोड़ा सा डेंट ममता को इस वोटर कैटेगरी में मिलेगा? ममता जी को जो भी मिलेगा वो इसी समीकरण की वजह से मिलेगा। और देखिए, बाकी सारी पार्टियां, मतलब बीजेपी के अलावा बाकी जो भी वहाँ पे दल हैं, कांग्रेस हो गई, लेफ्ट हो गए, वो जिस क्लास के छात्र हैं, ममता बनर्जी उस स्कूल की प्रिंसिपल हैं। उनको जो इस आर्ट के बारे में पता है, उन्होंने कांग्रेस को एकदम लाके हाशिए पे खड़ा कर दिया है, कि लेफ्ट पार्टियों को हाशिए पे खड़ा कर दिया है। जिस तरह से उन्होंने, देखिए सिर्फ मुसलमान नहीं है उनके साथ, उन्होंने जो एक केंद्र की राजनीति में बीजेपी ने बहुत बाद में जिस चीज़ को किया कि महिलाओं को जो ऐड किया, वो ममता बनर्जी बहुत साल पहले कर चुकी हैं। तो जो उनके पास है समीकरण कि मुस्लिम प्लस महिला, कल मैनिफेस्टो में भी दिखा, वो मैनिफेस्टो में भी दिखा। अब वहाँ वेस्ट बंगाल में जिस तरह से मुस्लिम पॉपुलेशन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से बढ़ी, उसका नतीजा ये निकला कि ऐसा माना जाता है कि 50 से लेके 110-15 सीटों तक मुस्लिम पॉपुलेशन डिसाइड करती है। इस समय अगर हुमायूं कबीर और ओवैसी फैक्टर कहीं ऐसा वो कुछ प्रभाव बना पाए, तो ममता बनर्जी के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 2, उसी वोट के लिए लेफ्ट भी लगी है, लेकिन लेफ्ट वहां पे अब इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह गई है। उसी वोट के लिए कांग्रेस भी लगी है, लेकिन कांग्रेस के साथ समस्या क्या है? कांग्रेस वहां पे इस बार अभी बातों से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस वेस्ट बंगाल चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है, और वो बातों से ऐसा लग रहा है कि बहुत गंभीरता से ले रही है और वेस्ट बंगाल का चुनाव बहुत अच्छे से लड़ेगी। लेकिन समस्या एक चीज आती है कि जो कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी, उनकी जो अप्रोच है वो एकदम राजनीति के वो प्रवासी पक्षी की तरह हैं
कि जहां चुनाव होता है वहां पहुंच जाते हैं, उसके बाद वो दिखाई नहीं देते। मेरे ख्याल से वो पिछले 2-2.5 साल से वो वेस्ट बंगाल नहीं गए। गए ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या आती है, वहां की स्टेट लीडरशिप जितना भी सोच ले, जितना भी चुनाव को लेकर गंभीर हो जाए, जब सेंट्रल लीडरशिप का कोई अता पता ही नहीं है, वो सिर्फ चुनाव के टाइम पे 2-4 बार यात्रा करेगी, रैली करेगी, तालाब में कूद जाएगी, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रही है, तो वहां पे थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। दूसरा, कांग्रेस के साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि केंद्र में तो हम लोग साथ हैं सेंटर की राजनीति में, और राज्य में पहुंच के हम विरोधी हो गए। वहां पे ये बहुत खुला अटैक राज्य में इनके ऊपर कर नहीं सकते, क्योंकि इनको केंद्र में भी जो है टीएमसी का साथ चाहिए। तो वहां पे इनके पास मुद्दा सिर्फ होगा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध। इस पे वोट अब हिंदुस्तान में नहीं डलते हैं। तो एक बड़ा मजेदार सा एक वो है कि केंद्र में दोस्ती और राज्य में कुश्ती। तो ये जो कांग्रेस के जो अभी की स्थिति है कि केंद्र में तो हम दोस्ती रखेंगे, राज्य में कुश्ती रखेंगे, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। बिहार में भी हमने देखा ही। बिल्कुल। और इसमें जो मेन फैक्टर यही रहेगा, ओवैसी, हुमायूं कबीर, और जो लास्ट मिनट पे जो बीजेपी के पास ट्रम्प कार्ड होता है कि आखिरी के एक हफ्ते में जो वो योजनाएं और घोषणाएं करते हैं, उसमें क्या होगा, उसमें खेल करेंगे। अवधेश सर, दीदी की ब्रांड पॉलिटिक्स तोड़ना क्या बीजेपी के लिए इतना आसान इसमें दिख रहा है? क्योंकि अगर क्षेत्रीय नेतृत्व देखें, लोकल जो उनका पूरा वो देखें, तो वो अभी भी कमजोर है दीदी के बरक्स देखा जाए तो। नहीं, कमजोर अगर नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब मोदी जी आए हैं तब से पश्चिम बंगाल में कोशिश कर रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी का सपना भी है कि असल में वामपंथ के जाने के बाद जो है वैचारिक रूप से हमारा शासन वहाँ होना चाहिए था। और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहाँ से थे। एक बहुत परंपरा, एक हिंदुत्व की राजनीति का, एक आज़ादी के पूर्व के समय से जो वहाँ के खासकर जो क्रांतिकारी होते थे वो सारे काली माता की और उनकी पूजा करके, और सब एक लंबी परंपरा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार वहाँ ही जाके अनुशीलन समिति, जो उस समय सारे क्रांतिकारी संगठनों की एक मॉनिटरिंग बॉडी थी, उसके सदस्य बने थे। तो वो एक परंपरा है। हिंदू महासभा एक बड़ी शक्तिशाली जगह पार्टी वहाँ रही, आज तो खैर वो कमजोर है। तो भारतीय जनता पार्टी का स्वाभाविक रूप से सपना होना चाहिए कि कांग्रेस वहाँ हो गया, लेफ्ट हो गई, फिर बीच में ममता आ गई, हमारा शासन नहीं हुआ, तो वो उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। देखिए, ये जो चुनाव है ये कोई पिछले चुनाव से बहुत अलग इसकी ध्वनि होनी है। ये ऐसा नहीं है कि एकदम से पूरी चीजें 100% बदल गई है। जो कुछ हम पिछले 2-2.5 सालों से सुन रहे हैं उसी का एक सम्मिलित रूप इस समय चुनावी मुद्दों के रूप में है। लेकिन यह चुनाव इस मायने में महत्वपूर्ण है कि पहली बार एक चुनाव है जहां की देश का सारा विपक्ष, अधिकतर विपक्ष, चुनाव आयोग के और एसआईआर के विरुद्ध सबसे बड़ा आक्रामक अभियान चलाए हुए, जिसमें ममता, पहले राहुल गांधी शीर्ष पर थे, इस समय ममता बनर्जी शीर्ष पर है। पहली बार होगा जब यह चुनाव ऐसे समय आयोजित होगा जब लोकसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव वो उनका नोटिस दिया जा चुका है। स्वीकृत होगा कि नहीं होगा? तो ममता बनर्जी ने बहुत रणनीतिक रूप से जिस ढंग से एसआईआर को, चुनाव आयोग को इतना बड़ा मुद्दा बनाया है, स्वयं काला कोट पहनकर वो सुप्रीम कोर्ट में आई है, जो पहले ही भारत के इतिहास में नहीं हुआ है। वहां जाकर के धरना प्रदर्शन वो लगातार करती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यद्यपि एसआईआर को सही ठहराते हुए भी ये जो 60 लाख कुछ हजार का जो डिस्क्रिपेंसी है, जो तार्किक विसंगतियों को दूर करने के लिए अलग अलग राज्यों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की है, ममता बनर्जी उनके विरुद्ध भी धरने पर बैठी थी और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि न्यायिक अधिकारियों के कार्य में हस्तक्षेप करने की साहस न दिखाइए। तब उनका धरना प्रदर्शन हटा है और लोगों के बीच वो लेके जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा यही बनाया है कि हमारे वोटरों का नाम काट के, मुसलमानों का नाम काट करके चुनाव आयोग हर तरीके से हमको हराने में लगा हुआ है भाजपा के साथ मिलकर। तो बाकी मुद्दे इस समय जो हैं वो हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय ममता बनर्जी ने एसआईआर, चुनाव आयोग और उन पर भाजपा से मिली भगत के आरोप को बनाया है। उसके कुछ कारण भी है। जो पिछली बार विधानसभा चुनाव था
उसमें अगर आप देखेंगे तो दोनों पार्टियों के बीच जो वोट का अंतर था वो 60,63,807 था। जो वोट में नाम कटे हैं जो लिस्ट के, वो 63,66,000 वोट के नाम कटे हैं। इसमें भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, उस लोकसभा चुनाव में भाजपा की पूर्व लोकसभा से सीटें तो घट गई, लेकिन दोनों के बीच वोट का अंतर घट गया। लोकसभा चुनाव में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच वोटों का अंतर 33,73,032 वोट रह गया था। अब अगर यह सिचुएशन है वोटों का, उसमें यह वोट कट रहा है और 60 लाख उसमें तार्किक निष्पत्ति है, तो स्वाभाविक है कि वो स्थिति पैदा होगी। लेकिन चुनाव आयोग ने दिया है कि इसमें बड़ी संख्या मृत लोगों की है, बड़ी संख्या स्थानांतरित लोगों की है, तो वो इशू इस समय वहां बहुत बड़ा इशू इस समय जगह जगह है वहां। वो जो दूसरी है कि उन्होंने इस बार एक बहुत ही सीरियस पॉलिटिक्स लड़ते हुए भी जो उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र प्रस्तुत किया है, तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी आर्थिक विकास को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ को, इन सबको गंभीरता से और मोदी जी रख रहे हैं और बहुत सारे, तो उस रूप में उन्होंने एक पैरेलल जो घोषणा पत्र दिया है, दुआरे सरकार की जगह दुआरे राशन की जगह दुआरे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए हम कैसे कैंप लगाएंगे, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, 10 किया है, ये सारे किए हैं। लेकिन मिला जुला करके जो है अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक नेता लगभग अघोषित रूप से ममता के बनर्जी के विरुद्ध जो है, पहले तो वो नंदीग्राम लड़ने नहीं गई, लेकिन वो खड़ा करके बता दिया है कि हमारा नेता कौन है। तो ममता बनर्जी और एक बीजेपी ने इस बार एक चेहरा दे दिया है, भले वो ममता बनर्जी के साथ रही है, तो वो दो इस समय एक चेहरे हैं। जो चौथे स्थिति जो आपने लगातार प्रश्न किया है कि देखिए मुसलमान नॉर्मली तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मतदान करते हैं, लेकिन पिछले चुनाव से उसमें एक सब ट्रेंड, एक उप प्रवृत्ति दिख रही है कि अगर उनका अपना चेहरा कहीं अगर आ रहा है तो उसके साथ भी मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग खड़ा हो रहा है। वो महाराष्ट्र में दिखा है, क्योंकि महाराष्ट्र में दिखा है, वो ओवैसी के साथ दिखा है, इस्लाम पार्टी के साथ दिखा है, उसके पहले बिहार में दिखा है। अगर वो ट्रेंड थोड़ा भी इधर आया, संपूर्ण रूप से तो आना संभव नहीं क्योंकि उतनी हैसियत इन लोगों की नहीं है, थोड़ा आएगा तो मुस्लिम वोट अगर कुछ क्षेत्रों में ममता बनर्जी का जाता है 30% वोट में, तो वो एक समस्या उनके लिए हो सकती है। जो पांचवी बात है कि जो इस समय पूरे देश में यूनिवर्सिटी मतलब यूजीसी जो विनियमन है उसको लेकर के जो एक माहौल बना हुआ है या बनाया गया है, उसके प्रभाव क्या होते हैं चुनाव पर, ये अभी उसका परीक्षण नहीं हुआ है। क्योंकि एसआईआर का मुद्दा बिहार में फेल कर गया, बिहार के लोगों के लिए जमीन पर वो मुद्दा नहीं था, लेकिन बिहार में राहुल गांधी में और ममता बनर्जी में जमीन आसमान का अंतर है। वो जमीन क्योंकि राहुल गांधी के मुद्दे से उनके अपने पार्टनर सहमत नहीं थे, ममता बनर्जी ने वो इसको जमीन पर लेके गई है और पूरा इसके लिए आक्रामकता है। लेकिन सबसे जो प्रॉब्लम होती है पश्चिम बंगाल के चुनाव होता है साइलेंट रीगिंग। वामपंथियों के शासन काल में 80% से ज्यादा बूथ पर मतदान होता ही नहीं था। आपको नॉमिनेशन डाल देना है, उठा के लोग घर में आके मार के फिर रखाते थे मतदान केंद्र पर। कैंडिडेट से कई बार बात होती तो कहां जाने की जरूरत है। वो जो प्रवृत्ति थी वो एक दूसरे रूप में कायम है कि चुनाव, वहां हिंसा चुनाव के दिन लगभग कम होता है, चुनाव के थोड़ा पहले होता है और मुख्य हिंसा चुनाव के बाद शुरू हो जाता है। तो उसमें जो साइलेंट रिगिंग होती है, एक धमकी देने की कि भाई समझ जाओ, अगर आपने वोट दिया तो फिर रहना आपको हमारे साथ है, और उसके लिए जो मरने मारने की प्रवृत्ति होती है उसको चुनाव आयोग प्रशासन हाथ में लेके कैसे अपने अंदर करता है, ये वहां एक मुख्य भूमिका निभाएगी। अगर मौन रिगिंग हो गई, रात में धमकियां चली गई, लोग चुपचाप आके या तो डर से आपके पक्ष में वोट डालेंगे या आपका वोट वहां गिर जाएगा, फिर तो भारतीय जनता पार्टी के लिए निकलना मुश्किल। या जिसने डाला उसको यह भय होगा कि हमारे घर जला दिए जाएंगे, हमारे बिजनेस को डिस्टर्ब किया जाएगा, छोड़ना पड़ेगा, तो यह संकट होगा। यह बहुत बड़ी चुनौती इस समय पश्चिम बंगाल की बनी हुई है। ये बीजेपी की चुनौती है। बंगाल का चुनाव ममता वर्सेस बीजेपी पूरी तरह से अब खुलकर सामने दिख रहा है। 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान हुआ तब और ज़्यादा दिखने लगा। दोनों ही दलों की लिस्ट आ चुकी है, एक से एक शानदार जो है लोगों को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने बहुत सारे दाव खेले हैं, एक हाउसमेड को भी टिकट दिया है, वो जो है उस हिसाब से है। शुभेंदु अधिकारी 2 जगह से खड़े। मतलब ओवरऑल जो बंगाल का इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद से जो इस वक्त तस्वीर दिख रही है, कैसे दिख रही है? एक तस्वीर लगभग वैसी है जैसी पिछली बार थी। पिछली बार भी कोई भारतीय जनता पार्टी कमजोरी से थोड़ी लड़ रही थी,
ममता बनर्जी के लिए भी वो चुनौतियां थी और बीजेपी भी पूरी मजबूती से लड़ रही थी। तब भी केंद्र में उसकी सरकार थी, अब भी केंद्र में उसकी सरकार है। तब भी अमित शाह रणनीति बना रहे थे, अब भी अमित शाह रणनीति बना रहे हैं। तब भी कांग्रेस और लेफ्ट मिलके अलग लड़ रहे थे, इस बार भी कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन भले ना हो, लेकिन वो भी चुनाव तो लड़ेंगे ही। तो कुल मिला के कोई परिस्थिति बहुत बदली नहीं है कि बहुत परिस्थिति एकदम बदल गई हो बहुत सारी। हाँ, एक हुमायूं कबीर का जैसे लोग नाम ले रहे हैं, या ये अपने ओवैसी साहब वहाँ जा रहे हैं। तो पिछली बार भी फुरफुरा शरीफ के जो मौलाना साहब है, जिनका बड़ा असर है, उन्होंने कांग्रेस साथ अलायंस किया था, लेकिन वोट जहाँ जिसको देना था उसने वहीं दिया। नहीं, एसआईआर में इतने नाम जो कटे हैं वो कितना काम करेंगे इस हाँ, बार? उस पर ये मैं तो आ रहा अलग हूँ, है। उस पर आ रहा हूँ। एक तो देखिए, हम लोग पहली बात तो एसआईआर को कभी मैंने चुनावी मुद्दा माना ही नहीं। बिहार के समय में मैं कहता था ये चुनावी मुद्दा नहीं है, क्योंकि जिसका नाम आ गया लिस्ट में उसके लिए मुद्दा नहीं है, और जिसका नाम कट गया है वो चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकता। तो काहेगा मुद्दा? मुद्दा तो तब होता है ना कि किसी मुद्दे को लेकर आप उसके खिलाफ वोट डालें या उसके पक्ष में वोट डालें, तब मुद्दा बनता है। तो जिसके न पक्ष में आप वोट डाल सकते हैं ना उसके खिलाफ डाल सकते हैं, तो काहेगा मुद्दा? वो सिर्फ चुनाव से पहले मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के समय एक दबाव बनाने का मुद्दा है। वो बिहार में भी बनाने की कोशिश की गई, और पश्चिम बंगाल में फर्क यह है कि पश्चिम बंगाल में ग्राउंड लेवल पे ममता बनर्जी ने उसको अपने कार्यकर्ताओं को, अपने बूथ लेवल वर्कर्स को और सबको एक्टिव किया। बिहार में उस तरह से आरजेडी और कांग्रेस नहीं कर पाए, और वहाँ चूँकि पहली एसआईआर थी, शायद वो अनुभव ही नहीं था, तो इसलिए चुनावी मुद्दा नहीं है। वोट जो कटे हैं 63 लाख के आसपास मान लीजिए जो नहीं डाल, अब हम ये मान के चल रहे हैं सारे वोट ममता बनर्जी कटे हैं, ये तो मुझे लगता है थोड़ा अतिशयोक्ति है, क्योंकि जिनके वोट कटे हैं उसमें कई तरह के लोग हैं। हम मुसलमानों का जिक्र कर रहे हैं, हम अवैध उनका कर रहे हैं, मथुआ समुदाय के बहुत वोट कटे हैं। अब मथुआ किसका वोटर था? मथुआ तो बीजेपी पूरा दावा कर रही थी। तो इसलिए अब जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कहा कि हमारे वोट कट गए 4 करोड़ और 200 वोट जो है जुड़वाइए सब जगह। तो ऐसा नहीं है कि खाली ममता बनर्जी गई, वो भी एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है कि एसआईआर हो गया असल में ममता बनर्जी गई या बीजेपी आ गई, या ऐसा बीजेपी को भी वो है कि वोट जिनके कटे हैं, कितने जिनके जेन्युइनली कटे हैं, कितने, तो वो सब उसका असर चुनाव नीतियों के बाद विश्लेषण होगा, तब पता लगेगा। हम अभी से एक कल्पना करके बैठ लें कि वो 63 लाख 60 लाख का फर्क था, 63 लाख कट गए तो 3 लाख वोट बीजेपी ज़्यादा मिल गए और बीजेपी, इसलिए मुझे लगता है ये बड़ा सरलीकरण होगा किसी भी विश्लेषण का। चुनाव वहाँ मुद्दों पर होगा, और मुद्दे क्या होंगे? ध्रुवीकरण का मामला तो ममता बनर्जी ने डाइल्यूट कर दिया। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर बना दिया, उन्होंने दुर्गा आंगन बना दिए, उन्होंने महाकाल की घोषणा कर दी। तो एक तरह से वो जो ध्रुवीकरण, उनके ऊपर जो एंटी हिंदू का वो तस्मा चपका था, वो उन्होंने डाइल्यूट कर दिया है। इसलिए बीजेपी वो ध्रुवीकरण को बना नहीं रही मुद्दा। अब लड़ाई होगी गवर्नेंस पे। उन्होंने मस्जिद एक भी नहीं बनाई। लड़ाई होगी गवर्नेंस पे। गवर्नेंस निश्चित रूप से बीजेपी एक मुद्दा बना रही, लेकिन उनका चेहरा कौन है? शुभेंदु अधिकारी। अब भ्रष्टाचार की बात शुभेंदु अधिकारी करेंगे तो बंगाल के लोग विश्वास करेंगे क्या? जो खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए थे, जिन पे सीबीआई जांच चल रही थी, अब बीजेपी में चले गए तो सब वो, तो भ्रष्टाचार का मुद्दा हाँ दिलीप घोष उठाते, या और जो उनके बीजेपी के मौलिक जो नेता हैं, अब शुभेंदु अधिकारी या तृणमूल से गए हुए लोग वो जब उठाते हैं तो उसका कोई असर नहीं पड़ता। आसाम से तुलना इसलिए नहीं की जा सकती कि आसाम में मुकाबले पे कांग्रेस थी। हेमंता बिश्व शर्मा बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं, वो जो आर्ट है वो शायद शुभेंदु अधिकारी के पास नहीं है जो हेमंता बिश्व शर्मा के पास है। हेमंता बिश्व शर्मा के मुकाबले कांग्रेस वहाँ बहुत कमज़ोर थी, कोई लीडर नहीं था, और बीजेपी को उसमें सफलता मिली। बंगाल में ममता बनर्जी एक बहुत मजबूत लीडर है और ज़मीन से जुड़ी हुई है, और बंगाली अस्मिता उन्होंने अपने साथ जोड़ रखी है। इसलिए, और ये मानना कि खाली मुसलमान के वोट से जीतती है, मुस्लिम वोट उनको मिलता है, थोक के भाव मिलता है, वो उनकी जीत का एक बड़ा कारण है, लेकिन उनको बहुसंख्यक समुदाय का भी वोट मिलता है। ये हम लोग जब करते हैं चीज़ों को जोड़ते हैं, कोई भी पार्टी एक वर्ग के वोट से नहीं जीत सकती। हाँ, ये क्या नाम है इनका, जो हुमायूं कबीर हैं, हुमायूं कबीर का जो पूरा राजनीतिक इतिहास है वो बड़ा अपने आप में, वो कई पार्टियां बदल चुके हैं, तो वो कितना मुसलमानों पर असर डालेंगे, और क्या मुसलमान, देखिए सीमांचल की परिस्थिति वहाँ बिहार में जो हुआ था वो एक अलग स्थिति थी। बिहार में आरजेडी ने जिस तरह घोषित किया मुकेश सहनी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार, जिस तरह ओवैसी की पार्टी को अपमानित किया, वो सारी चीज़ें थी, तो उसका असर सीमांचल में पड़ा, जहाँ पहले से उसी का असर है, और उसका नुकसान भी हुआ। बंगाल में सरकार बनाने की लड़ाई सिर्फ 2 के बीच में है,
तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। ना कांग्रेस उसमें कहीं है और ना हुमायूं कबीर है और ना ओवैसी है। तो जो भी माइनॉरिटी सिंड्रोम होता है, माइनॉरिटी का एक कि जो उनकी पसंद की सरकार बनाने के करीब दिखता है, ज़्यादातर मेजॉरिटी उसकी तरफ जाती है। फर्क वहाँ पड़ सकता है जहाँ 1500 से जीत हार हुई हो, वहाँ हो सकता है मान लिया 1000 वोट काट लिए तो, लेकिन जहाँ 20,000, 25,000, 30,000 से जीत हार हुई है, वहाँ ना हुमायूं कबीर को असर डाल पाएंगे ना ओवैसी डाल पाएंगे, क्योंकि इतना वहाँ मुश्किल होगा। लड़ाई बहुत कांटे की होगी, टक्कर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल के बीच में ही है। फिर पूरी ताकत से बीजेपी लड़ेगी। जो ममता ने घोषणा पत्र दिया है, उस घोषणा पत्र में भी उन्होंने, जो अभी अवधेश जी कह रहे थे, कि उसका ध्यान रखा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या क्या घोषणाएं कर सकती है। इसलिए उन्होंने पहले से ही आजीवन जो है वो महिलाओं को लक्ष्मी, स्वास्थ्य, कर्मचारियों के लिए बहुत सारी सारी घोषणाएं की हैं उन्होंने। और चूंकि हम लोगों ने ये देखा है कि आमतौर पर जो पार्टी पावर में होती है उसकी घोषणाओं पर लोग ज़्यादा यकीन करते हैं। आमतौर पर, ऐसा नहीं कि सब जगह होता है, लेकिन ज़्यादातर, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, या पैटर्न है ऐसा। हाँ, एक पैटर्न है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो हम लोग, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे कठिन चुनौती अगर कहीं है तो पश्चिम बंगाल में। बंगाल, देखिए, दो बातें हैं। बंगाल की जो राजनीति में इस बार जो नया है, जो कुछ किस तरह अफेक्ट करेगा नहीं करेगा, एक प्लस पॉइंट है टीएमसी के लिए, और जो टीएमसी के लिए प्लस पॉइंट है, जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए माइनस है, और जो बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट होगा वो ममता के लिए माइनस है। बिल्कुल ठीक। हमें एक बात देखनी चाहिए। मैंने बिहार इलेक्शन के पहले भी ये कहा था, याद कीजिए आप ही के प्रोग्राम में, मैंने कहा था कि मुसलमानों की पारंपरिक राजनीति में एक बदलाव आ रहा है। वहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियों से उनका जो मोह पहले था वो धीरे धीरे भंग हो रहा है। इसकी अपना नेता चाह रहा है। उसकी शुरुआत कर्नाटक से जब से शुरू हुई थी, तभी मैंने बात कही थी कि जो यंग पॉपुलेशन मुसलमानों की है वो क्षेत्रीय नेतृत्व के बजाय एक राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ वो देख रहे हैं। उनको पता हो चुका है कि जब तक एक राष्ट्रीय नेतृत्व, जरूरी नहीं कि वो सत्ता में आए, लेकिन अगर वो अच्छी खासी संख्या में, आज ओवैसी मान लीजिए इस देश में एक अच्छे पार्टी के रूप में, एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरते हैं, तो भी मुस्लिम जो यंग है वो सोचता है कि उसका भला होगा। और ये जो असर कर्नाटक के बाद से लगातार रहा है, आप देख लीजिए महाराष्ट्र में सब जगह पे बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है। जितनी चाहे वो निकायों के चुनाव हों, विधानसभा के चुनाव, सब में जिस तरह से ओवैसी आ रहे हैं, बिहार में आपने देख लिया। मैं नहीं समझता कि बंगाल में पैटर्न ख़त्म हो जाएगा। और उसमें चाहे करें न करें, एक बात समझ लीजिए, ये जो बाबरी मस्जिद का दे दिया उन्होंने, जिनका कोई नाम नहीं जानता था, जो पहले कभी बीजेपी से भी चुनाव लड़ चुके थे, आज मानिए न मानिए उनमें बड़ा फर्क आ चुका है। और अगर ओवैसी और उनका कॉम्बिनेशन होता है तो निश्चित तौर पर मुसलमानों का एक बड़ा परसेंटेज ओवैसी की तरफ जाएगा। वो इसलिए नहीं कि वो ममता से नाराज है या बीजेपी, उसे अपना नेता, उसका फायदा कहाँ होता है, नुकसान कहाँ होता हो जाएगा। ये तो रही बात। दूसरी बात, एक बात आप समझ लीजिए, बंगाल में एक चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए। क्या बात यह है कि चाहे वो सीपीएम रही हो, चाहे वो टीएमसी हो, वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी बहुत कम दिखाई पड़ती है। मतलब एक लंबे दौर तक पार्टियां रहती हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट थी, जब कर्नाटक में देवराजर्स थे, उसकी एक रिपोर्ट है, उसने इंडिया में लैंड रिफॉर्म के लिए 2 स्टेट का नाम लिया था। एक कर्नाटक में देवराजर्स और बंगाल में ज्योति बसु। इन लोगों ने वहाँ लैंड रिफॉर्म जो किए हैं, तो उससे क्या है कि ये जो रूरल मतलब एक होता है ना, ग्रामीण असंतोष जो होता है, उसको बहुत हद तक कंटेन करने का काम किया था। छोटी छोटी जोत है, इरिगेशन के साधन हैं, सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर के उनमें जो एक, जैसे हमारे यहाँ किसान आंदोलन और इस तरह की चीज़ें होती थी, बंगाल में ये चीज़ नहीं है। ये बहुत कम है। मतलब ये नहीं कहता कि डिसेंट नहीं है। उसको ममता बनर्जी के लिए भी फ़ायदा करता है और उनके लिए भी। दूसरा, जो कल ममता बनर्जी का घोषणा पत्र आया है, एक तो
जो विनोद कह रहे थे 2 बातें, मैं बिल्कुल इस बात को सही मानता हूँ। SIR कोई मुद्दा नहीं है, पहले भी नहीं था, है भी नहीं। और वो दूसरा ये है कि जो एक होता है ना कि मुझे क्या मिला और हमें क्या मिला, वोट दोनों पर पड़ते हैं। अगर सड़क बनी है तो उस पर भी वोट पड़ता है, और किसी के घर में सड़क बने ना बने, हमें क्या मिला है, सिलेंडर पहुंचा है तो भी होता है। तो मुझे क्या मिला है और हमें क्या मिला है, इन दोनों पर वोट पड़ते हैं। अभी जो उन्होंने किया 1,500 रुपये हर बेरोजगार युवा को मिलेगा, ये सारी चीज़ें, ये जो आप इसको कुछ भी कह लीजिए, ये जो चीज़ें हैं, अब बीजेपी का घोषणा पत्र जो आएगा उसमें क्या होता है, इस तरह की चीज़ को, क्योंकि ये भी बहुत असर करती है। और वहाँ पे ज़्यादा असर करती है जहाँ पे सिर्फ नाराज़गी है व्यक्तियों में, वोटर में सिर्फ नाराज़गी है, क्योंकि सिर्फ नाराज़गी को आप दूर कर सकते हैं, यानी डिसेंट को दूर कर सकते हैं, रिवेलियन को नहीं। जहाँ लोगों ने ठान लिया हो कि हमको बदलना ही है, वहाँ मुश्किल आती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो ग्रामीण इलाका है बंगाल का, वो बहुत हद तक बदलाव चाहता वो डिसेंट मतलब नहीं है जो एक तरह जो शहरी मध्य वर्ग में होता है या बाकी लोगों में होता है। ठीक है, बंगाल का बढ़िया एनालिसिस हो गया। अब थोड़ा दूसरे राज्यों का भी जिक्र करते हैं। तमिलनाडु, अजय सर, मुझे लगता है कि द्रविड़ राजनीति वर्सेस बीजेपी का जो विस्तार मिशन है, वही तमिलनाडु में इस वक्त दिख रहा है। कैसे देख रहे हैं तमिलनाडु की तैयारी और आंकलन? देखिए, तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने अभी पिछले चुनाव से थोड़ा बहुत प्रवेश करना शुरू किया है, अदरवाइज वहाँ पर, और वो भी रिप्लेस कर रही है कांग्रेस को। वहाँ कोई डीएमके को रिप्लेस कर रही हो या एआईडीएमके को रिप्लेस कर रही हो, ऐसी बात तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी वहाँ कांग्रेस को रिप्लेस कर रही है। जहाँ जहाँ कांग्रेस का प्रभाव था उन सीटों पर ही उन्होंने अपने उम्मीदवारों को फोकस किया है, और उसका गठबंधन जो है एआईडीएमके के साथ है। और एआईडीएमके के साथ भी हम देख रहे हैं कि पिछले 10 साल से उनसे हमेशा खट्टे मीठे रिश्ते रहे हैं। कभी वो आगे आते हैं, कभी वो पीछे चले जाते हैं, कभी तोड़ देते हैं, कभी बन जाते हैं, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का इस बार भी गठबंधन चुनाव में एआईडीएमके के साथ है। और शुरुआती दौर में ही लग रहा है, जहाँ तक आप द्रविड़ राजनीति की बात कर रही हैं, तो द्रविड़ राजनीति तो दोनों पक्ष करते हैं, एआईडीएमके भी करता है और डीएमके भी करता है, तो द्रविड़ राजनीति तो वहाँ पर है ही है। और जहाँ तक दूसरे समुदायों की बात है, तो उसमें इस बार भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा फ़ायदा जो एंटी द्रविड़ लॉबी है उससे मिल सकता है। और क्योंकि इस बार कुछ इस तरह की बातें हुई भी वहाँ की सरकार की तरफ से, जिसका लाभ जो है बीजेपी को हो सकता है। लेकिन कुछ सीटों पर वहाँ तो हमें तस्वीर बिल्कुल साफ लगती है कि एआईडीएमके काफ़ी कमज़ोर है, उसमें कोई मजबूती जयललिता के बाद से लगातार ही हम देख रहे हैं कि उसमें हरास हो रहा है। नेतृत्व वैसा नहीं है, नेतृत्व उनके पास है ही नहीं। तो वहाँ तो एक तरफा मुझे लग रहा है चुनाव। हाँ, ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी सीटों पर कांग्रेस को रिप्लेस करने की स्थिति में है, और वो रिप्लेस करेगी, उसका कुछ प्रतिनिधित्व तमिलनाडु विधानसभा में हमें देखने को मिल सकता है। अवधेश सर, असम में जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा का जो लाव लश्कर के साथ कल नामांकन दाखिल करने गए थे, उसके बाद ढेरों मीडिया के माइक, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल चिंता मत करिए, इस बार भी बीजेपी बम्पर सरकार बना रही है। ये सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा का भरोसा है या फिर केंद्रीय नेतृत्व, दिल्ली नेतृत्व भी इस पर कर रहा है? ये एंटी इनकम्बेंसी कितना वहां देख रहे हैं? देखिए, इस 5 राज्यों के चुनाव में अगर मैं किसी एक राज्य के चुनाव परिणाम की निश्चित भविष्यवाणी कर सकता हूं तो वो है असम। चलिए, नोट हो गया ये। उसमें भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार सरकार न बनने की किसी तरह की किंचित भी संभावना नहीं है। उसमें कहीं अनडाउटेडली, निसंदेह, उसके कारण भी निश्चित है। जब 80% कांग्रेस से उठ के बीजेपी में चली जाएगी, जब विपक्ष रहेगा ही नहीं, तो जीतेगा कौन वहां? सर, एक चीज और इसमें, चूंकि आप कह दिए तो सवाल आ ही गया कि क्या तोड़ तोड़ के ही पार्टी बनानी है, अपना भी कुछ अब आप सिद्धांत पर बात नहीं, आप चुनाव परिणाम पर बात कर रहे हैं तो अलग है, सिद्धांत पर बात करेंगे। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि सबको तोड़ के ही ला रहे हैं, अपना कुछ नहीं। इसलिए ये ऐसा है कि आपको सिद्धांत पर अगर जाना है तो वो तो फिर अलग भाई। जो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में जो आदमी बैठने गया है प्रियंका वाड्रा के साथ, वो कल होकर के भारतीय जनता पार्टी में चला जा रहा है।
तो कांग्रेस अगर अपना घर नहीं संभाल रही है, और हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस से ही आए हुए हैं, उनके व्यक्तिगत संबंध सबसे होंगे ही, न होने का कोई सवाल ही नहीं है। उनके यहाँ पहुंचना बहुत आसान है, सबका फोन पर बात करना। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन उनके लिए तो कठिन नहीं है ना, लंबे समय तक काम किए हैं। तो इसीलिए देखिए, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिस प्रकार से एक आक्रामक चेहरा अपना प्रस्तुत किया है, और इस समय जो देश भर के जो हिंदुत्ववादी हैं, जो इस समय हिंदुत्ववादियों में कई श्रेणी, जिसमें एक श्रेणी है कि थोड़ा सा एग्रेसिव पोस्चर चाहता है इस ऊपर, तो उसमें जिस ढंग से उन्होंने लिया है, तो उनकी लोकप्रियता है। उन्होंने मियाँ और मुसलमान के बारे में भेद करते हुए जिस ढंग से कहा है कि भैया उसको पैसे कम दो, रिक्शा चला रहा है, तो हमारे आपके लिए समस्या है, लेकिन वहाँ के कुछ मुसलमानों को भी भाता है वो कि भाई ये बांग्लादेशी के लिए कह रहा है। वो इशू है कुछ क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ की जनांकीय अजीब किस्म से बदली है, बड़े धुबरी, और ऐसे कई जिले, 5 जिले तो ऐसे हैं जिनमें देखते देखते मुस्लिम केवल बहुसंख्यक ना हो गए, वो 2/3 आबादी हो गई है। तो वहाँ के लोगों के लिए समस्या है ना वहाँ, तो वो समस्याएं उन्होंने उठाया है, टैकल किया है, कुछ सिंबॉलिक वर्क किए हैं। और इस समय जो कांग्रेस का गठबंधन भी पिछली बार की तरह इस बार नहीं हो रहा है। तो ये सारा मिला जुला के जो इस समय की परिस्थिति है वहां की, असम की, वो असम की परिस्थिति इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अब वो ठीक है कि इस समय अब आप हिमंता बिस्वा शर्मा, नॉर्थ ईस्ट में 4 मुख्यमंत्री हैं, चारों पूर्व कांग्रेसी हैं बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का पालन कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की तरह ही आक्रामक है अपने हिंदुत्व के मुद्दों पर, अपने बाकी सारी बातें कर रहे हैं। तो या तो कांग्रेस में रहते हुए उनको लगता था कि बीजेपी का सही मुद्दा है, हम ही गलत पार्टी में है, तब वहां जाके वो काम कर रहे हैं, या टाइम बाउंड है कि इस समय पार्टी का कोई उपाय नहीं, तब भी आए हैं। दोनों परिस्थितियों में इस समय पूरी स्थिति इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। विकास के मुद्दे को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा बड़े पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट का सबसे ज्यादा दौरा किया, असम का सबसे ज्यादा दौरा किया, जो इस देश के सो कॉल मानवाधिकारवादी लंबे अफस्पा हंसाओ खाली लड़ते जरूर थे, लेकिन बुद्धि से कुछ जिलों में कम करना, कुछ जिलों में हटाना, वहां से करना, उग्रवादियों को ला करके मुख्य धारा में लाना, उनसे आत्मसमर्पण कराना, इस सब को लेके असम में एक शांति स्थापित की है। वो अभी दिक्कत आ रही है, मणिपुर में दिक्कत आ गई, लेकिन अफस्पा हटा तो दिया था ना, जिसकी लंबी लड़ाई लोग लड़े जा रहे थे, वो बीजेपी की सरकार ने हटाया। तो वो भी जो एक बड़ा वर्ग था, वो लंबे समय से होता था कि बीजेपी हमारे विरुद्ध पार्टी है, ये तो धीरे धीरे त्रिपुरा से हटा रही है, नागालैंड से कम कर, फलाना कर, सारा किया है इसने। तो ये भी एक इशू जो था वो आया है। जो अलगाववाद का इशू था उस पर भाजपा ने टैकल किया है, उन लोगों को, उसमें से कुछ लोग बीजेपी में भी शामिल हुए हैं, कुछ चुनाव भी लड़ रहे हैं। जो बोडोलैंड का क्षेत्र था जिसमें बार बार समस्या पैदा हो रही थी, वहां के लोगों के साथ लगातार गृह मंत्री बैठते हैं, मुख्यमंत्री बैठते हैं, वहां से आते हैं, उनके साथ संवाद हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़े बड़े हो रहे हैं, उनकी यात्राएं बच्चों की कराई जा रही है अलग अलग देश में। वो यहाँ के बच्चों के परिवार वहां जाके रह रहे हैं, वहां के छात्रों के परिवार दूसरी जगह रह रहे हैं। तो ये सब जो समागम के काम वहां हुए हैं जबरदस्त उन क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, कि वहां के लोगों का जुड़ाव हो, तो ये सब काम जमीन पर काफी हुआ है। आपको दिल्ली में भी देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के रेगुलर कुछ ना कुछ कल्चरल फेस्टिवल्स आपको मिल जाएंगे, और उसी प्रकार से इस क्षेत्र के लोग नॉर्थ ईस्ट में जाके काम कर रहे हैं, पूरी टीम इस पर काम कर रही है। तो इसलिए असम, ये सारा एक बेसिक बदलाव भी हुआ है, वहां की सोच में एक बेसिक बदलाव भी आया है। पीयूष सर, केरल एक ऐसा राज्य है जो मुझे लगता है लेफ्ट और कांग्रेस की एक पारंपरिक लड़ाई ही हम वहां पर वैसे देखते आए। इस बार केरल की कैसी कहानी आप देख रहे हैं? देखिए, केरल इस बार जो है कि अभी तक के जो सर्वे आए हैं या जो लोकल जो चुनाव हुए हैं वहाँ पे जो उसके परिणाम आए हैं, उसमें यूडीएफ को एडवांटेज दिखाई दे रही है, क्योंकि एलडीएफ के खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी भी है। और तो मुझे लगता है कि वैसे नेक टू नेक है यूडीएफ और एलडीएफ में जो है। अब उसमें बीजेपी भी एक बड़ा फैक्टर है, इसलिए कि बीजेपी का वहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं कि प्रभाव बढ़ रहा है निकाय चुनाव में देखें। जी हाँ, जी हाँ, निकाय चुनाव में। उसके अलावा तिरुवनंतपुरम की सीट है, आप ले लीजिए। और तो वो एक प्रभाव बढ़ रहा है, और उम्मीद ये जो जहाँ पहले उनका 10 से 11% जो है वो वहाँ पे मत था, वो इस बार जो उम्मीद की जा रही है कि 12 से 13% हो सकता है। तो लगातार बीजेपी काम कर रही है और आगे बढ़ रही है। और वो देखिए केरल को केरलम कर दिया, ठीक है ना।
तो इस तरह के गिमिक्स जो है जो कभी कभी सफल हो जाते हैं, लेकिन केरल में शायद नहीं होंगे क्योंकि केरल इन सब से ऊपर है थोड़ा सा, वहाँ पे कोई लिटरेसी हाई है, लोग जानते हैं इन चीज़ों पे नहीं पढ़ते, इसलिए वहाँ पे ध्रुवीकरण भी नहीं हो पाता उस तरीके से। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी करती है। जैसे तमिलनाडु में हमने देखा कि यहाँ आपने जो नए पार्लियामेंट हाउस में आप वहाँ का जो दंड है उसको ला के आपने स्थापित कर दिया, जो संगम आप करते हैं बना BHU में लगातार, तो वो तमाम चीज़ों बीजेपी करती है, लेकिन उसका प्रभाव कुछ कुछ पड़ा, क्योंकि जो मार्क्सिस्ट हैं या जो कांग्रेस के साथ है उनसे अलग एक जो क्लास है उसको वो नहीं, लोकल बॉडी इलेक्शन में वो दिखा भी हाँ, क्योंकि वो लगातार प्रभाव बढ़ा रही है। तो मुझे लगता है, और दूसरा एक और दिखाई दे रहा है कि ये जो खबरें वहाँ से आ रही हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि बीजेपी और जो लेफ्ट है वो कहीं ना कहीं जो है विजन जो है वो एक उनका कांग्रेस को हराने के लिए, क्योंकि कांग्रेस लगातार लग रहा है संभावना बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तो ऐसा भी हुआ है कि जो LDF है वो जो है कि जनाब बीजेपी के जो कैंडिडेट सपोर्ट खड़ा है उसको जो है कि वोट देने के लिए वो ये उनका एक प्लानिंग चल रही है उसको, ताकि कांग्रेस वाला हार जाए। तो ये एक खबर आ रही है कि कांग्रेस को हराना, UDF को हराना है LDF। तो मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग रहेगा, पारंपरिक लड़ाई कम दिखेगी। जी हाँ, जो बदलाव ये तो बदलाव होता था कि एक बार UDF एक बार LDF, पिछले बार ये हुआ कि LDF रिपीट हुई। इस बार संभावना एंटी इनकम्बेंसी है वहाँ पे, लोगों में संतोष है वहाँ पे, UDF को इसीलिए एडवांटेज मिल रही है वहाँ पे, लेकिन बीजेपी जो स्पॉइलर का काम कर सकती है वहाँ, और बीजेपी इस समय एक स्ट्रेटजिकली जो है, जबकि आइडियोलॉजिकली दोनों अपार्ट है पूरी तरीके से, लेकिन वो बीजेपी के साथ मिलके कांग्रेस को रोकना चाहती है। तो ये स्थिति बनने जा रही है, तो इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन मुझे लगता है टफ फाइट है, कुछ भी हो सकता है। एक चीज जो अभी तक, जैसे ये पोलराइजेशन उसकी बात रही, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की अगर देखा जाए तो जो प्रयोगशाला रही है वो वेस्ट बंगाल शुरू से रही है, और वहां पे जो प्रोडक्ट निकला वो भी बड़ा जबरदस्त निकला कि विद इन नो टाइम 20-22% से 30% वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन पहुंच गई। कुछ इलाके तो ऐसे हो गए कि वहां पे जो मुसलमान चाहे वो होता है, कि वहां पे 50% से ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है। ये तो सरकारी डेटा है, एक्चुअल क्या होगा वो तो अलग ही किस्सा है। लेकिन अब उसमें एक स्टेप आगे हो गया है, वो स्टेप वो पूरे हिंदुस्तान में ये चीज हो रही है, और वेस्ट बंगाल ये डिसाइड करेगा कि मतलब उस पर सील बन जो मोहर लगेगी वो वेस्ट बंगाल में लगेगी, कि मुसलमान अब ये कह रहा है कि भाई हमने तुम लोगों को वोट बहुत दे लिया, अब हमें अपने बीच का नेता चाहिए, हमें अपना नेता चाहिए, भले ही वो आज इतना इफेक्टिव ना हो, लेकिन तुमने तो पिछले 70-80 साल से हमको बेवकूफी बनाया है ना, चाहे वो पहले कांग्रेस हो, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो। अब मुसलमान को अपने बीच का नेता चाहिए, वो इस चुनाव में पता लग जाएगा, उसमें मोहर लग जाएगी कि ये जो हम लोग स्टूडियो में बैठ के विश्लेषण कर रहे हैं ये सही है, क्योंकि महाराष्ट्र बिहार प्रयोगशाला था ही, इससे स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है सर, ये जो नेता बनता है वो भी तो कम्युनाइजेशन के आधारित बात करता है। हमेशा आप ओबीसी का भाषण देख लीजिए, नहीं निकाल सकते सर, भारतीय राजनीति से नहीं निकाल सकते। वोट को सेकुलर वोट कहा गया, ये शब्द गलत है। ये मैं जो पंत साहब जो बात कह रहे हैं, बात सेकुलर वोट कुछ नहीं है, सेकुलर वोट कुछ नहीं, मुसलमान वोट को सेकुलर वोट ना कहा जाए। ठीक है अजय सर, अपनी बात मैं दो बातों से पूरी तरह असहमत हूं। पहली बात तो ये असहमत कि पहली बात तो ये कि भारत में सांस्कृतिक उदय हो रहा है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में सब चीजें चेंज हो रही हैं। और ये देखिए कि केरल में केरलम नाम सीपीएम ने कहा है बदलने को, और कांग्रेस ने उसका स्वागत किया है। आप राहुल गांधी का उसी दिन का उनके ट्वीट पे जाकर के देख लीजिए, उन्होंने भी स्वागत किया है। तो उसको राजनीति का मुद्दा बनाने का कोई मतलब नहीं है कि उससे भाजपा को फायदा हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा। लेकिन केरल में यह माना जाता है कि मुस्लिम आमतौर पर कांग्रेस के साथ है और हिंदू आमतौर पर कम्युनिस्टों के साथ है। अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ता है तो उससे कांग्रेस की जीत आसान हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, ये भी आकलन ठीक है सर। पूर्व से दक्षिण की ओर बीजेपी अपना विस्तार कर रही है, देख रही है, कोशिश कर रही है, कैसे देख रहे हैं दक्षिण के सारे राज्यों के चुनाव? देखिए, दक्षिण में बीजेपी का जो गेटवे कर्नाटक था, कर्नाटक में सरकार भी बनी उसकी, और उसके बाद उसने अभी तेलंगाना में भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया लोकसभा चुनाव के दौरान, और मुझे लगता है कि देर सबेर तेलंगाना कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही हो जाएगा। बीआरएस की स्थिति धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियों की हो रही है वो हो जाएगी। अब आता है आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल।
आंध्र प्रदेश में तो हो गया चुनाव, वो तो चंद्रबाबू नायडू के सहारे बीजेपी अपना काम कर रही है। वो पहले सहारा ही लेती है बीजेपी, उसके बाद वो सीढ़ी हटा देती है और खुद जो है छत पे ये पहुंच तो आरोप जाती भी है कि क्षेत्रीय दलों को खा जाते हैं। है। नहीं, आरोप क्या है, खा के जाती है तो स्ट्रेटजी है, वो ठीक है। कोई भी पार्टी अपना विस्तार चाहेगी, बीजेपी भी अपना विस्तार चाहती है। अब कांग्रेस जो है उसका उल्टा होता है, वो क्षेत्रीय दलों को जमीन देती चली जाती है। और वो बड़ी होती चली जाती हाँ, वो क्षेत्रीय दल बड़े होते जाते हैं और कांग्रेस सिकुड़ती जाती है, और बीजेपी का है कि बीजेपी बड़ी होती जाती है, क्षेत्रीय दल सिकुड़ते जाते हैं। तो वो अपनी अपनी स्ट्रेटजी है पार्टी की, और उसके पीछे कारण भी है कि चूँकि ये वो क्षेत्र है जहाँ बीजेपी नहीं थी। इन क्षेत्रों के लिए बीजेपी नई पार्टी, जैसे आसाम में 2016 में जब मैं गया था तो बीजेपी नई पार्टी थी। वहाँ तरुण गोगोई से लोगों कोई नाराज़गी नहीं थी। मतलब मैं तो इतना घूमा 2016 में आसाम, मुझे तरुण गोगोई से कोई नाराज़गी नहीं लिखी, कांग्रेस से भी नाराज़गी नहीं दिखी। लेकिन नया बीजेपी चाहिए। नई पार्टी मौका नया देना चाहिए, नई पार्टी है मौका देना चाहिए, तो वो मौका दिया लोगों ने। तो ऐसे ही जिन जिन क्षेत्रों में बीजेपी, पूर्वोत्तर में तो लगभग यही रहा कि नई पार्टी है। और असम के अलावा जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ का तो एक प्रकृति है, वो मैं यहाँ नहीं कहूँगा कि वहाँ जो केंद्र में जो सरकार होती है फिर उसकी ही सरकार वहाँ उन राज्यों में बनती है। वो मणिपुर हो, अरुणाचल हो, त्रिपुरा हो, वो एक अरुणाचल में तो ये अजय भाई जानते हैं कि पूरी की पूरी सरकार गेगांगा पांग लेके अटल जी के साथ बीजेपी में आ गए थे, और जब यूपी 2004 में आई तो फिर वापस पूरा कांग्रेस सब चले लोग गए, उधर चले। पूरी गवर्नमेंट लेके। तो वहाँ असम एक ऐसा राज्य है जहाँ थोड़ा दूसरे तरह की राजनीति होती रही। अगर दक्षिण की, असम गण परिषद के उदय हाँ, समय से ही एक बिल्कुल आधा था। दक्षिण बीजेपी। तो असम गण परिषद एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी बनकर उभरी थी और उस स्पेस को बीजेपी ने लिया है। असम गण परिषद, देखिए कांग्रेस का वोट कम नहीं हुआ है असम में, बीजेपी ने जो है वो असम गण परिषद का जो वोट था उसको लिया, और इसलिए भी लिया कि असम आंदोलन जो था उसके पीछे असम गण परिषद की जो के पीछे जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी भूमिका थी। और हम भूल जाते हैं इन राज्यों में जहाँ जहाँ बीजेपी का विस्तार हो रहा है वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत बड़ा योगदान है। आज केरल में जो आपको बीजेपी का वोट दिखाई पड़ रहा है, सीटें दिखाई पड़ रही हैं विधान, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो वर्षों का काम है, दशकों का काम है, वो है उसका असर। पार्टी तो उसको कैरी ओवर कर रही है, और चूंकि केंद्र में सरकार आ गई है तो और आसानी हो गई कैरी ओवर करने में, क्योंकि जब आप केंद्र में सत्ता में होते हैं और मजबूत तरीके से सत्ता में होते हैं तो आपके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। सरकारी घोषणाएं करके भी दे सकते हैं, नेताओं को भी आप दे सकते हैं, बहुत साधन होते हैं, तो वो उसका लाभ भी उठा रही है बीजेपी। केरल में लड़ाई तो एलडीएफ यूडीएफ की है, और बीजेपी वहाँ अपना विस्तार चाहती है, अपनी सीटें बढ़ाना चाहती है, वोट परसेंटेज बढ़ाना चाहती है, और कोशिश भी कर रही है। केरलम नाम देना भी उसका एक हिस्सा है। और ये सही है कि बीजेपी वहाँ 3 ध्रुव हैं केरल में, क्रिश्चियन, मुस्लिम और हिंदू वोट जो है। अगर सामाजिक समूहों में देखें, मुस्लिम एन लार्ज आमतौर पर कांग्रेस के साथ रहे, उनका अलायंस भी IUML के साथ जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है उसका लगातार रहा है, इसलिए उसको यूडीएफ कहा जाता है। एलडीएफ जो है उसको हिंदू वोटों का ज़्यादा हिस्सा मिलता रहा है। क्रिश्चियंस जो है वो कांग्रेस के साथ रहे हैं, और इसलिए आप देखिए कई क्रिश्चियन नेता कांग्रेस के, ओमन चांडी क्रिश्चियन थे, चीफ मिनिस्टर थे, आपके ये एंटोनी थे, बहुत सारे लोग जो थे। लेकिन बीजेपी ने आश्चर्यजनक रूप से सबसे पहले क्रिश्चियंस को रीच आउट करना शुरू किया पश्चिम बंगाल, वहाँ केरल में। आप याद कीजिए कि कैसे प्रधानमंत्री जी ने क्रिसमस की बधाई दी जा करके, आर्क बिशप को मोटरसाइकिलों से जो है पूरा रीच आउट किया गया। तो क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये कम्युनिटी थोड़ा अगर इसको रीच आउट करेंगे तो एक बेस बन सकता है। तो वो रीच आउट कांग्रेस बीजेपी थ्रू क्रिश्चियंस कर रही है। उसको मालूम है कि एक बार एक वोट बैंक उसको मिल जाएगा तो हिंदू वोट जो है वो तो उसको मिल ही जाएगा, जगह बनाना आसान हो जाएगा, आसान रहेगा उसके लिए, क्योंकि संघ का भी काम है वहाँ पर। और वो बीजेपी उस कोशिश कर रही है, और काफ़ी उसको लोकसभा चुनाव में उसका एक सांसद जीत किया गया। वो निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन। हाँ, जो तिरुवनंतपुरम का जो उन्होंने पूरा मेयर बन गया पहली बार, बाकी जगह कांग्रेस जीती है। लेकिन ये मैं अजय जी की इससे सहमत हूँ कि जितना बीजेपी अपना बढ़ाएगी तो उसका नुकसान लेफ्ट को होगा, क्योंकि कांग्रेस उसका फायदा जो हिंदू वोट जो लेफ्ट का है वो अगर बढ़ेगा, बीजेपी को जाएगा, तो कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा। ये अजय जी की, लेकिन फिर भी वहाँ लड़ाई एलडीएफ यूडीएफ की है, और 2 बार चूंकि 10 साल से यूडीएफ है वहाँ पर, एलडीएफ है, तो एंटी इनकम्बेंसी तो है ही। दिक्कत क्या है कि कांग्रेस के साथ एक समस्या है, वो जीता हुआ चुनाव कैसे हारा जाए, इसको कांग्रेस से सीखना चाहिए। ये
मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, सालों आप से देख सब रहे जगह देख लीजिए। तो वो उसके लिए तो वो क्या केरल में भी, अब केरल में जिस तरह खबरें आ रही हैं उनके झगड़े की कि सतीशन का अलग ग्रुप है, केसी वेणुगोपाल का अलग हस्तक्षेप है, रमेश चेन्निथला का अलग है, और अभी तो मुझे खबर मिली, किसी ने बताया कांग्रेस के नेता ने, कि जो लिस्ट बन गई थी केसी वेणुगोपाल ने लिस्ट को एकदम पलट दिया और सब नाम जो है कहा कि नई लिस्ट बनेगी उनके ये हिसाब से आंतरिक बनेगी। कलह ही तो ले डूब रही है तो सर। ये सब जो चल रहा है, रमेश चेन्निथला को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया, ये जो कांग्रेस के भीतर है ये क्या असर डालेगी? ठीक, क्योंकि कई ये कांग्रेस की जो मतलब खास बात है, विशेषता है पिछले दिनों में, कि जीती हुई बाजी कैसे हारी जाए। बीजेपी का उल्टा है, हारी हुई बाजी कैसे जीती जाए, तो वो है। असम की जहाँ तक बात है, असम में मुझे भी कोई ज़्यादा शक शुबा नहीं है, नंबर ऑफ सीट्स क्या रहे हैं, वोट परसेंटेज क्या रहे हैं, लेकिन बीजेपी का अपर हैंड है, बढ़त एज है। है उसका। 2-3 का जिस तरह से अभी हाल में मतलब वो एक एमपी, सीटिंग एमपी गए छोड़ करके कांग्रेस, और उसके पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चले गए, तो ये बड़े नेताओं का गहरा असर तो डालता है। और अगर आप उनको नहीं संभाल पा रहे हैं, चुनाव के वक्त नहीं संभाल पा रहे हैं, वो जो पूर्व प्रदेश प्रियंका जी अध्यक्ष, के साथ मीटिंग में थे सर, वो जो बाद वो तो में मीटिंग में थे, बीजेपी चले पूर्व गए। प्रदेश अध्यक्ष से तो खड़गे जी ने बात की और राहुल गांधी की बात हुई, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा मैं फैसला अपना उन्होंने स्थगित किया और बाद में राहुल से शामिल हो गए, मिलने के बाद सब लोग पार्टी बदल फिर देते हैं। शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की बहुत बड़ी कमजोरी है। अकेले गौरव गोगोई क्या कर पाएंगे पता नहीं, अच्छे नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं, लेकिन ग्राउंड पर उनकी कितनी बिल्कुल। पकड़ है। ठीक है सर। तो इसलिए मुझे लगता है आसाम सबसे बीजेपी के लिए है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का एज मैं मानता हूँ आज भी। तमिलनाडु की स्थिति ये है कि वहाँ लड़ाई डीएमके बनाम एआईडीएमके और बीजेपी अलायंस की है, कांग्रेस उधर है। लेकिन जिस तरह पनाली स्वामी छोड़ करके गए हैं, असर डालें। उसमें डीएमके के साथ गए हैं। अभी विजय की जो पार्टी है, अब टीवीके का क्या रहेगा, क्योंकि वो किसी से अलायंस नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सेकुलरिज्म में कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है, वो डीएमके के वोट पे असर डालने। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी वैसी एंटी इनकम्बेंसी डीएमके के खिलाफ नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार को 5 साल हुए हैं और स्टालिन ने बहुत सारी घोषणाएं भी की हैं। मुझे लगता है कि मुकाबला तो है इनके बीच में। ठीक, 5 राज्यों के चुनावों का ऐलान हो चुका है। जबरदस्त घमासान 5 राज्यों में दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा, और जो बिंदु गिनाए, ऐसा लगता है कि हर राज्य का जो मुकाबला होगा बहुत दिलचस्प होगा। इसलिए हमने भी हर राज्य की हर एक खबर की जिम्मेदारी से आप तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों के खिलाड़ी देखने के लिए। 5 राज्यों के इलेक्शन से जुड़ी हर एक खबर के वीडियोस, खबरें सब अमर उजाला पर उपलब्ध है, जरूर देखिए।